आपने जो जनरल मेडिसिन के बजाय एस्थेटिक्स को ही क्यों चूज़ किया? इसमें झूठ ज़्यादा बोले जाते हैं, कमाई ज़्यादा होती है, इस वजह से या कमाई भी ज़्यादा होती है, नो डाउट। क्या हर डॉक्टर जो है वो भी एस्थेटिक्स के फील्ड में आ सकता है? ये जो 2-2 महीनों का डिप्लोमा करके इस फील्ड में आ जाते हैं तो वो आम आवाम को नुकसान नहीं कर रहा या आम आवाम का एस्थेटिक फिजिशियन से भरोसा ही उठ गया। जो ये स्किन के रिलेटेड जो सनस्क्रीन है जी, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं ना, इस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर लें। आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, जैसे कि जन्नत मिर्ज़ा की एग्जांपल कर लें। अब वो कोई सा भी प्रोडक्ट पकड़ेगी तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये लगता है यही यूज़ करती है, तो ये एक ब्रांडिंग है ना कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखें और वो किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है और आप लगा लें। क्या आपको लगता है कि इसकी बड़ी वजह जो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के फिल्टर हैं ये भी हो सकती है? फ़िल्टर्स तो सबसे बड़ी वो है, एक स्कैम है, ठीक है। तो आपने गोरा चिट्टा का जिक्र आपने खुद ही कर लिया। ये जो आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं इसकी क्या हकीकत है? ये भी तो कुछ लोग कहते हैं स्कैम है या इसका कोई परमानेंट है? ये स्कैम की बात वही है, ठीक है, लोगों को लगता है कि स्कैम हो रहा है और डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। आपके ख्याल से ये जो डार्क स्किन होती है इसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती या उसके अपने दिल का एक वहम होता है? या वो इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी है। ये जो आप हमने ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन की भी बात की थी, क्या ये आप अपने घर वालों को भी रिकमेंड करती हैं या अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आप रोकेंगे? पाकिस्तान में फेक डॉक्टर का मसला कितना है? मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इरफान हसन और आप देख रहे हैं इरफान हसन पॉडकास्ट। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं बैरिया टाउन लाहौर में स्माइल एंड ग्लो एस्थेटिक पे मौजूद हूँ, जिसके ओनर मेजर रिटायर्ड साजिद फ़रूक जो कि एक डेंटिस्ट हैं जिन्होंने 21 साल आर्मी में सर्व किया और आजकल वो बैरिया टाउन लाहौर तलवार चौक के पास एक प्रीमियम सेटअप रन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने खूबसूरती को सिर्फ मेकअप या फ़िल्टर तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे साइंस के साथ जोड़ा। गोल्ड मेडलिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन, ट्रेनर और स्किन एक्सपर्ट डॉक्टर महक इश्तियाक। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। यू आर वेलकम, थैंक यू। आज हम बात करेंगे स्किन की खूबसूरती की, फिलर और बोटक्स की, सोशल मीडिया के झूठ की और उन राजों की जो आम लोग नहीं जानते। हो सकता है आज की गुफ्तगू के बाद आप अपनी स्किन और खूबसूरती के बारे में सोचने का अंदाज़ बदल दें। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, आप डॉक्टर कैसे बनी और इस फील्ड तक का जो सफ़र है वो आपका कैसा रहा? एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन की है अपनी ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, वहीं से मैंने बैचलर्स की है और गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उसके बाद ये है कि मैंने ड्यूरिंग डिग्री ही साथ ही अपनी क्या कभी लगा कि ये फील्ड में छोड़ दूँ? नहीं, नेवर, क्योंकि इस फील्ड के पीछे मैंने बहुत मेहनत की है और स्टार्टिंग से ही मेरा पैशन था कि मैंने एस्थेटिक में ही आना है। तो आपने जो जनरल मेडिसिन के बजाय एस्थेटिक्स को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे पता था इसका ट्रेंड आगे हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं एस्थेटिक की ही फील्ड में जाऊँ। इसमें झूठ ज़्यादा बोले जाते हैं, कमाई ज़्यादा होती है, इस वजह से या कमाई भी ज़्यादा होती है, नो डाउट, लेकिन ये कि आजकल जो चल रहा है वो सब जानते हैं एस्थेटिक्स का, जितना भी आजकल स्कैम चल रहा है, तो इस बारे में आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या ये फैसला आपका पैशन था या फाइनेंशियली ड्राइवन? नहीं, ये मेरा पैशन था, स्टार्ट से ही मैंने एस्थेटिक फिजिशियन ही बनना था। इस फील्ड में आने की जो आपकी कोई होती है ना कि कोई ना कोई इंस्पायरेशन होती है जिसको आपको आइडियल कोई रहा हो, तो उसको देख के आप इस फील्ड में आए हो, तो कोई ऐसा है? इंस्पायरेशन बस मेरी ये थी कि शौक़ था, मैं चाह रही थी कि मैं एस्थेटिक की फील्ड में आऊँ, लोगों को खूबसूरत बनाऊँ और वो लोग जो कि इस वजह से अपनी खूबसूरती के ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनको एक कॉन्फिडेंस दूँ, उनको एक नई लाइफ दूँ। अब जैसे कि देखा जाए पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्शन और ओवरऑल आपकी स्किन को लेके और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं किसी ऐसे शोबे में आऊँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ और आगे वो अपना जो भी है। क्या ये जो आपकी इंस्पायरेशन थी इस फील्ड में आने की, वो आज के दिन तक अभी तक वो उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग है या आपको इरादा चेंज हो गया कि नहीं, एग्जैक्टली मेरी इंस्पायरेशन वैसी ही है और यहाँ पे हम लोग एक प्रीमियम सेटअप में काम कर रहे हैं और हम अपनी सर्विसेज वैसे ही प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि मैंने पहले दिन से सोचा था। तो इस फील्ड में जब आप आई हैं
तो उसके बाद कोई ऐसा मोमेंट आया जो मुश्किल मोमेंट हो कि आपको लगा हो कि शायद मेरा ये फ़ैसला गलत था? या नॉट एट ऑल। जब आप इस फील्ड में आई हैं तो आपका जो ख़ानदान का रिएक्शन था वो क्या था? उन्होंने नहीं कहा कि ये स्टार्ट में था क्योंकि मैं जिस एरिया से हूँ वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, गांव वाला एरिया, और वहाँ पे यूजली ज़्यादा आपको पता है एस्थेटिक्स में आपको थोड़ा कैमरा के सामने आना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे सफ़र करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें भी थोड़ा एक्सेप्टेंस आ गई कि ठीक है कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में अभी भी स्टिल रिलेटिव्स को होता है कि तो सोशल आपके मीडिया पे नज़दीक जो आना। ब्यूटी का मतलब है वो क्या है? ब्यूटी का मतलब ये है कि आप मैं इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, आपकी अगर इनर ब्यूटी है, आप खुश हैं, आपकी इनर सोल सेटिस्फाइड है, आप ऑब्वियसली बाहर से भी खूबसूरत लगेंगे। तो ब्यूटी की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग यही बनती है। क्या हर डॉक्टर जो है वो भी एस्थेटिक्स के फील्ड में आ सकता है? ये इस तरह की बात आपने कर दी है। अब जैसे कि देखा जाए डिफरेंट एमबीबीएस वाले, ठीक है, एमबीबीएस वाले करके एमबीबीएस करते हैं 5 साल का, ठीक है, उसके बाद वो कर लेते हैं एस्थेटिक्स का डिप्लोमा, कोई सा भी डिप्लोमा कर लेते हैं 1 माह का या 2 तो आपको माह। लगता है ये प्रॉपर डिग्री करके इस फील्ड में आना चाहिए, या आजकल तो ये भी है कि लोग मैं वो यही डिप्लोमा इसमें करके तो वो वही तो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसी साइड पे आना चाह रही हूँ कि अब जैसे हमने 4 ईयर का बैचलर किया, ठीक है, उसके बाद हमने हॉस्पिटल से इंटर्नशिप की और 4 साल हमने बैचलर्स करके एस्थेटिक्स को पढ़ के ट्रेनिंग करके देन हम यहाँ तक आए हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, डीपीटी, फार्म डी, न्यूट्रिशनिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ये सब क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं कि 2-2 माह का, और उसके बाद अपना क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ से मैं बिल्कुल मतलब मैं कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर होना चाहिए, ताकि ये जो डिफरेंट सेटअप्स आजकल हर गली गली में खुले हुए हैं उनको बंद करवाया जाए। तो ये जो 2-2 महीनों का डिप्लोमा करके इस फील्ड में आ जाते हैं तो वो आम आवाम को नुकसान नहीं कर रहा है? या आम आवाम का एस्थेटिक फिजिशियन से भरोसा ही उठ गया। लाइक वो आजकल कह रहे हैं कि हमें ये सारा स्कैम है। जैसे अब आपने आते साथ बात की ना कि वाइटनिंग ड्रिप्स और ये सब कुछ आप स्कैम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे स्कैम कर रहे हैं क्योंकि लोग कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्कैम हो रहा है इस फील्ड में। तभी लोगों का ये होता है कि कोई अच्छा एस्थेटिक फिजिशियन चूज़ करना मुश्किल हो रहा है हर बंदे के लिए। अगर आपको दोबारा मौका मिले इस फील्ड को चूज करने का तो क्या आप फिर दोबारा भी इस फील्ड को आई चूज डेफिनेटली करेंगे? चूज इट अगेन। उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह है कि इतना बस मेरे पैशन क्यों है? मतलब हर लड़की में तो इतना पैशन नहीं ना होता। मेरी फील्ड जो है वो बहुत अमेजिंग है, इसके प्रोसीजर्स बहुत मज़े के हैं। आप एक पेशेंट को एक स्माइल देते हो एक अच्छे तरीके से, लाइक पेशेंट खुश हो जाता है, आप उसको 1 सेकंड लाइफ दे देते हो। तो मुझे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा इसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्किन के रिलेटेड जो सनस्क्रीन है जी, ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको जैसे फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं ना, इस तरीके से आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर ले। पाकिस्तान की आवाम को अब जैसे मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इससे आपको फ़ायदा नहीं मिलना है, इससे आपको ये फ़ायदा मिलना है कि आपको जो एजिंग होती है, एजिंग इससे स्लो हो जाती है। आप अगर ये नहीं लगा रहे, जो आपने 10 साल के बाद, 10 साल से पहले आपने जो एज होना है, ये ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए ज़रूरी है या सिर्फ ख़वातीन के लिए? दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना ट्रक ड्राइवर्स की, ठीक है, उनका पता है आपको बहुत बाहर एक्सपोजर होता है धूप में। अब आप उनकी एक साइड देखेंगे, किसी भी ट्रक ड्राइवर की आप एग्जांपल ले लें, आप उनकी एक साइड देखेंगे जो कि विंडो वाली साइड होती है ना, वहाँ पे एजिंग जल्दी हो जाती है, एक साइड उनकी ठीक होती है, ठीक है। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है आपकी एंटी एजिंग के लिए। अगर जो लोग वो नहीं यूज़ करते, नहीं यूज़ करें तो अपना नुकसान करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं एज अ एस्थेटिक फिजिशियन आप सबको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ अपनी जो स्किन के रूटीन है उसमें सन ब्लॉक को फ़र्स्ट समझ लें। तो इतना फ़ायदा होने के बावजूद भी जो लोग उसको इग्नोर करते हैं उस पर आप क्या, मतलब वो क्यों लोगों इग्नोर को करते हैं? हमारी पाकिस्तानी हमारी आवाम को ये है कि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ करें उससे हमें रिजल्ट आए। सनस्क्रीन रिजल्ट के लिए नहीं है, सनस्क्रीन आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, ठीक है, आपको एंटी एजिंग से प्रिवेंट करता है। तो अगर आप फिर भी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे तो ये आगे इन फ्यूचर आपका अपना नुकसान है, हमारा नहीं है, ठीक है। और इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे जस्ट आपकी एंटी एजिंग प्रिवेंट होगी। और इसको प्लीज़ दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें आप सब। ये जो हम सुनते हैं ऑयली स्किन ना, जी, इसका असल में मतलब क्या है या इसका सोल्यूशन क्या है? ऑयली स्किन का मतलब यही है कि आपके जो हमारे फेस पे डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि ऑयल की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब कुछ लोगों के वो बहुत टाइटन अप होते हैं, कुछ लोगों के लूज़ होते हैं। जिनके लूज़ होते हैं वहाँ से ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन ऑयली होती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। इसके अलावा आप एक अच्छा सा सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लींजर ऐड करें और अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखें और अपनी क्लींजिंग का ख्याल रखें। जब आप अच्छे से फेस को क्लींस करते हैं और अच्छा सा कोई क्लींजर यूज़ करते हैं और अपनी स्किन केयर अच्छी रखते हैं, तो ये हम इस चीज़ से प्रिवेंट भी कर सकते हैं।
तो ये जो ड्राई स्किन होती है, इसका जो बेस्ट और सिंपल सादा जो इलाज है वो आपके नज़दीक क्या है? ड्राई स्किन का कीप इट हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, फ्रूट्स पिए, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज करें और अपनी स्किन का ख्याल रखें। तो बस क्या इसके लिए इसमें सिर्फ मॉइस्चराइजर वो काफ़ी है? ड्राई स्किन के लिए आप एक्सट्रीम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं या बस ड्राई ठीक स्किन? एक्सट्रीम ड्राइनेस की वो हम फिर उस पेशेंट को उसके स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ड्राइनेस के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एनालाइजर्स होते हैं डिफरेंट, हम स्किन को एनालाइज करते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितनी ड्राइनेस है और फिर हम उसको एक अच्छी सी स्किन के रूटीन बना के देते हैं। तो ये जो लोगों को एक्नी होती है, ये असल ठीक में है। होता क्या है और ये क्यों होता है? इसका कोई ना कोई विलन होगा ना, तो वो आप किसको एक्नी की समझती डिफरेंट है? टाइप्स हैं, ठीक है, एक्नी की कोई एक टाइप नहीं है। बैक्टीरियल एक्नी है, ठीक है, सिस्टिक एक्नी है, नोड्यूलर एक्नी है, कोमिडोनल एक्नी है, डिफरेंट टाइप्स की एक्नी है। अब पेशेंट हमारे पास आता है, हम पहले उसकी एक्नी को डायग्नोज करते हैं, देन फिर उसकी एक्नी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब मैं ये बात करूँगी, इसी में मैं ऐड करती चलती हूँ, आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट पकड़ रहे होते हैं, जैसे कि जन्नत मिर्जा की एग्जाम्पल कर लें, उसके आपको पता है उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, अब वो कोई सा भी प्रोडक्ट पर टॉप टिकटॉकर है, एग्जैक्टली, अब वो कोई सा भी प्रोडक्ट पर पकड़ेगी तो लोगों को लगेगा कि अच्छा ये लगता है यही यूज करती है और इसलिए ये बहुत खूबसूरत है। भाई उनको एक एक दो दो तीन तीन लाख मिलते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है, तो ये एक ब्रांडिंग है, ना कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखें और वो किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं और आप लगा लें। इसी तरीके से जैसे एक्नी की बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी एक्नी का सोप या एक्नी का कोई सा भी लोशन या कोई सा भी आप तो क्या क्लेंजर, ये सिर्फ हार्मोन्स का मसला होता है? जी हॉर्मोन्स का भी होता है और इसके अलावा और भी डिफरेंट कंडीशंस होते हैं, डिफरेंट पोल्यूशंस होते हैं, जैसे कि मैंने बैक्टीरियल बताया, पोल्यूशन की वजह से अगर आप ठीक से मुंह को धो के सोते नहीं है, ठीक है, या फेस को ठीक से क्लींस नहीं करते, आपको कोमिडोनल एक्नी हो जाती है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की एक्नी होती है, ठीक है, और डिफरेंट रीजंस होती हैं। स्किन पर जो हम डाइट करते हैं इसका कितना असर होता स्किन है? पे हम डाइट का, ये जो हम डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग ये है कि ऑब्वियसली अच्छा असर होता है। अगर आप अच्छा खाते हैं तो स्किन आपकी ऑब्वियसली हाइड्रेटेड रहती है और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसके अलावा अगर आप जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, आपके ये मैं आगे हार्मोन्स पूछने लगा था कि जंक फूड का इससे फर्क पड़ता है आपके कि नहीं? हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी के ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसके इसके अलावा मैं एक अलावा और ये- चीज़ जी, ऐड जी। करूंगी, जो बैक्टीरियल एक्नी है ना, उसकी ग्रोथ के लिए शुगर चाहिए होती है। जब हम मीठी चीज़ें खाते हैं ना, जैसे आपने डाइट की बात की, हम मीठी चीज़ें खाते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए शुगर चाहिए होती है। जितनी हम मीठी चीज़ें खाते हैं वो उतनी आपकी जो एक्नी होती है वो एग्रीवेट कर जाती है, ठीक है। तो क्या ये एक्नी, ये जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट खाने से भी एक्नी? एग्जैक्टली बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कोई डाइट करेंगे, लाइक अगर हम कुछ खा रहे हैं तो उसका स्किन पे असर नहीं हो रहा है, डेफिनेटली उसका स्किन पे असर हो रहा है। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है मीडियम, ठीक है, तो चॉकलेट मीठी है, जैसे ही हम खाते हैं ओवरऑल वो फौरन से आपकी एब्जॉर्प्शन होती है आपके ब्लड में, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है और एक्नी आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो हम दिन में फेस को वॉश करते हैं, ये आपके नज़दीक, चूँकि आपकी ये फील्ड है, आपका एक्सपीरियंस, तो आपके नज़दीक ये दिन में कितनी दफ़ा फेस को वॉश करना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा तो करना चाहिए। अगर कोई नहीं करता तो उसका नुकसान या कोई उसके साइड ऑब्वियसली इफेक्ट? उसकी स्किन अगर क्लींस नहीं हो रही, उसके फेस पे ऑयल रह रहा है, उसके अलावा ठीक से क्लींजिंग नहीं हो रही, तो एक्ने के ब्रेकआउट्स होंगे डेफिनेटली। तो ज़्यादा वॉशिंग जो है वो क्यों नुकसान देती है? ज़्यादा वॉशिंग से आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है, जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे, आपको पता है सोप्स में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, जितना आप वॉश करेंगे उतना आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे, ठीक है। तो स्किन केयर में जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या होती है? स्किन केयर में मैंने आपकी जो स्किन है मैंने आपको बता दिया है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस देख के लोग जो स्किन केयर करते हैं ना, वो सबसे बड़ा नहीं, जो उनकी वीडियोस देखते हैं, जो बैकवर्ड एरिया में लोग रहते हैं, ठीक है, अब उनको तो इन्फ्लुएंसर्स का वो इतना ज़्यादा नहीं पता होता ठीक है, तो बैकवर्ड एरिया में स्किन केयर भी लोग इतनी नहीं करते, आपको पता है, वो पता होगा इस चीज़ का। नहीं, वो तो पता है ना, लेकिन वो क्यों नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे भी होते ही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया से दूर हैं, तो उनकी भी तो ये मसले बनते ही हैं, तो वो क्यों बनते हैं? बैकवर्ड एरिया में देखे ना, इतना नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, वो जाके वो खुद से चीज़ें परचेज नहीं करते, ये पहली बात है, ठीक है। अगर उनको कोई डॉक्टर देता है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर ऐड कर लेते हैं। इस गलती, क्या सोशल मीडिया इस गलती को बार बार बढ़ा रहा है? एग्जैक्टली बढ़ा रहा है बहुत। इसकी रोकथाम के लिए आपके नज़दीक क्या इकदाम होने चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए क्या आपको लगता है कि इसकी बड़ी वजह जो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के फिल्टर्स हैं, ये भी हो सकती है? फिल्टर्स तो सबसे बड़ी वो है, एक स्कैम है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख लें डिफरेंट एक्टर्स एक्ट्रेस को देख लें, अगर वो कोई वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके पीछे इनके इतने कीमती होते हैं कैमरास, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत खूबसूरत आ रही होती है। अब कोई नॉर्मल सी लड़की बैठ के देख रही होगी तो वो बोलेगी उसकी स्किन बहुत खूबसूरत है, ठीक है, फिर उसकी वजह से वो देख के वो जो रिकमेंड कर रहे होंगे, हम ये लगाते हैं भाई, हम ये लगाते हैं, वो एक नॉर्मल बंदी यूज़ करने शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं यही सबको मैसेज दूंगी कि आप रियलिटी चेक
चेक दें, खुद को स्किन को बेहतर रखें, गोरा चिट्टा होने की तरफ ना जाएं, बस स्किन अपनी साफ रखें और एक अच्छी सी माइल्ड सी स्किन के रूटीन फॉलो करें। तो आपने गोरा चिट्टा का जिक्र आपने खुद ही कर लिया, ये जो आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं इसकी बिल्कुल। क्या हकीकत है? ये भी तो कुछ लोग कहते हैं स्कैम है या इसका कोई परमानेंट है? ये स्कैम बंदा की चिट्टा बात white वही होता भी है, ठीक है, लोगों को लगता है कि स्कैम हो रहा है और डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। आप उसमें मेरे आप पास लोग भी इन्वॉल्व हैं? हम बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, हम एक प्रीमियम सेटअप में काम करें, ठीक है, जहाँ पे हम सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करके फिर अपने पेशेंट को करते हैं ट्रीट। तभी लोग कहते हैं कि आपके चार्जेस हमें थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल से चार्जेस हैं हमारे से, जो कि नॉर्मल सा बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। अब इसी तरह मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कहती है साथ वाले क्लिनिक में, मैं नेम नहीं लूँगी, साथ वाले क्लिनिक में वो 2000 की या 3000 की ग्लूटाथायोन की हमें ड्रिप लगा रहे हैं। तो ग्लूटाथायोन इतना सस्ता नहीं है कि आपको 3000 में मिल जाए, और ड्रिप होती है प्रॉपर तैयार करनी होती है, आप एक सेटअप की सर्विस दे रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि 3000 में कोई ग्लूटाथायोन मिलता है। बहुत स्कैम हो रहा है, डिफरेंट टाइप के मल्टी विटामिन के इंजेक्शन जो कि कलर इसका देते हैं। परमानेंट फायदा होता है या कुछ टाइम का? जो ग्लूटाथायोन है, देखें, अब नेचुरल जीन्स हमारे जो भी हैं, जैसे अब आपका कॉम्प्लेक्शन है वो एक नेचुरल है, ठीक है, जब आप पैदा होते हैं वो तो आपके जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं ना, वही आपके आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जब थोड़ा थोड़ा हम बड़े होते हैं तो हमारा कलर जो होता है वो डल होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है, आपकी जो स्किन जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है ना, जिसको हम मेलानोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, उसको थोड़े टाइम के लिए स्प्रेस कर देता है। जब तक आप लगवाते हैं तब तक आपको रिस्पॉन्स मिलता है, 6 से 7 महीने। जस्ट इमेजिन आपने ड्रिप लगाई है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आपको 6 से 7 महीने तक ही रहेगा। अगर आप छोड़ेंगे तो अगर ऑब्वियसली ये परमानेंट नहीं है तो फिर लोग इस पे अपने पैसे जाया क्यों करते हैं? लोग कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ऑब्वियसली लड़कियां यूजली, मेरे पास लड़के भी आते हैं जो कि शादी होने वाली होती है जिनकी, या फिर मैंने आपको वही बताया कि रियलिटी चेक डिफरेंट एक्ट्रेसेस वगैरह को देखते हैं, तो वो भी कह रहे होते हैं कि अगर वो यूज़ करें तो हम लोग भी यूज़ करें, ठीक है। तो कभी आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है कि जिसने कहा हो कि मेरी स्किन उस सेलिब्रिटी की तरह कर दे या होनी चाहिए? एग्जैक्टली आते हैं बहुत से पेशेंट्स हमारे ज्यादा पास किस आते हैं। सेलिब्रिटी की वो डिमांड होती है? डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह लेके आते हैं, वो हमसे बता देते हैं कि अगर आप इस तरह का कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे यहाँ से लिप इस तरह के कर दें, या फिर आप हमारे बोटॉक्स कर दें, हमारे फिलर्स कर दें। होगी ना कि जिसकी ज्यादा डिमांड आती है? डिफरेंट यहाँ पे पाकिस्तान की डिफरेंट सेलिब्रिटीज वगैरह हैं जिनका वो कोई ज्यादा है, कोई एक होगी ना कि जिसकी ज्यादा हानिया आमिर डिमांड की ऑब्वियसली उसकी स्किन बहुत ग्लो करती है, और ऑब्वियसली उसकी स्किन बिल्कुल ही फ्लॉलेस है, तो इसलिए पेशेंट्स को होता है कि उसकी हमारे चीक्स उस तरीके से कर दें या हमारे लिप उस तरीके से कर दें, कॉम्प्लेक्शन इस तरह कर दें, तो ओवरऑल इस तरह। तो इसका ये जो इंजेक्शन लगवाते हैं इसका कोई नुकसान भी होता है, साइड इफेक्ट भी है? हम ना ग्लूटाथायोन की ड्रिप लगाने होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप तरीके से यूज़ करो तब। अगर ये होता है, नुकसान होता है, तो फिर आप लोग क्यों ये काम करते हम हो? एक लिमिट में रह के लगाते हैं, ठीक है, इसकी एक डोज होती है, ठीक है, 600 mg से लेके 1200 तक इसकी डोज होती है। लेकिन नुकसान तो होता है ना, एक चीज से नुकसान होता है, वो आप करते ही। देखें, ग्लूटाथायोन FDA अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्लूटाथायोन से रिस्पॉन्स आता है, लेकिन मैंने आपको यही बात की है कि लिमिट में अगर हम यूज करेंगे, अच्छे आप एस्थेटिशियन के पास तो जाओगे। उसमें पैसा ज्यादा मिलता है ग्लूटाथायोन में? ये जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगवाते अभी हैं। आप कह रहे थे कि ड्रिप्स का स्कैम है और बहुत सस्ती लगाई जा रही है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन ये लोग जो लगवा रहे हैं, जो आप अगर इसका साइड इफेक्ट भी है तो आप उसको फिर भी मना नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि इसमें आपको पैसा, इसमें पैसा नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए एज एन एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक है, जैसे कि हमारा सन से एक्सपोजर होता है, डिफरेंट फ्री रेडिकल्स वगैरह आते हैं बॉडी में, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, हमारी बॉडी से, जिसकी वजह से आपको एक इंस्टेंट ग्लो अप्स आता है। स्कैम ये है कि लोगों को लगता है कि हम वाइट हो जाएंगे, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ग्लूटाथायोन लगाएं आप बहुत वाइट हो जाएंगे, जबकि फिर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आता, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वही हानिया आमिर वाली, ठीक है, लेकिन उसको जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऑब्वियसली फिर उनको ये होता है कि ये स्कैम है, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं फेयरनेस क्रीमें आजकल निकली हुई हैं, काफी किस्म की निकली हुई हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? अगर तो वो स्टेरॉइड फ्री हैं तो वो बहुत अच्छी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अगर उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर उनके अंदर अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, कोजिक एसिड होगा, ग्लूटाथायोन होगा। जो बैकवर्ड एरिया में जो मतलब आप आपके क्लिनिक आ जाते हैं उनको तो आप गाइड कर देती होंगी कि ये इसके साइड इफेक्ट भी हैं। बिल्कुल ठीक है। जो लोग बस देख के वो किसी से कह के मंगवा लेते हैं, घर में मंगवा लेते हैं, वो इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं, उनको नहीं नॉलेज है। आप देखें पाकिस्तान में पिगमेंटेशन का मसला बहुत ज़्यादा है, हर दूसरी औरत छाइयाँ लेके अपनी आ रही होती है, ठीक है, वो इसी तरीके से देख के यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनकी स्किन ये चीज़ सारी जली होती है, ठीक है, ये आपकी फैमिली में भी किसी ना किसी को होगा, ठीक है, और हर बंदे की फैमिली में किसी ना किसी को होगा, ये इसी तरह बस कर लेते हैं, ये देखते नहीं है इसमें स्टेरॉइड है या नहीं। जब यूज़ करते हैं, सन का एक्सपोजर करते हैं, सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते, यहाँ पे उनके पैच बने होते हैं और ये चीज़ उनकी खराब हुई होती है सारी।
तो वो ख़राब, वो मतलब वो ठीक भी हो सकते हैं, या वो जब ख़राब हो जाते हैं वो ख़राब नहीं, ऑब्वियसली अगर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं इसके लिए, मीज़ोथेरेपीज़ होती हैं, उसके अलावा डिफरेंट कॉकटेल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो इसका रिजल्ट है, सॉरी इसका है ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट है। और अगर कोई किसी को ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी क्या होती है, मतलब उनकी गलती होती है, वो क्रीम में 2 नंबर होती हैं या क्या उसकी? और पता है क्या, आप देखें लोगों को पता नहीं है कि हम जो क्रीम यूज़ ये कर रहे हैं, मैंने तो वो शुरू से एक वो गोल्डन पर्ल क्रीम है, बस उसका नाम सुना हुआ है, वो नहीं। लोग लगाते हैं, वो सुना हुआ है कि जब तक आपने वो लगा गोल्डन ही पर्ल रखते वाले हैं। पेशेंट देखे भी होंगे। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका फेस पूरा टमाटर की तरह लाल था, ठीक है, और मैंने उससे सबसे पहला सवाल किया, आप कोई क्रीम लगा रहे हैं ना? उसने कहा हाँ लगा रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी लगा रहे हैं? तो उसने एक पाकिस्तानी ब्रांड, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो बता रहा है कि मैं इसका लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा सामने पता लग रहा है कि आप स्टीरॉइड वाली क्रीम लगा रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्टीरॉइड वाला क्रीम लगा रहा है तो जैसे वो हीट के आगे, सन के आगे जाएगा, उसके जो फेस होगा वो फौरन से रेड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता लग पाकिस्तान में जाएगा। आपके ख्याल से जो फेयरनेस ऑब्सेशन है वो क्यों है? लोग रियलिटी चेक में नहीं आते। लोग जब अपने से खूबसूरत लोग को, बंदे को देखते हैं तो वो कहते हैं हम बस इस तरह का बन जाएं, और आजकल उनको बस ये फ़ायदा हो गया, एस्थेटिशियन आ गए, अब हमें गोरा करने वाला भी कोई ना कोई आ गया है, तो वो इस हिसाब से उनको एक होप मिल जाता है कि कोई हमें इसको वाइट क्या कर फिर देगा। मीडिया प्रमोट कर रहा है? मीडिया प्रमोट कर रहा मीडिया है, का किरदार डेफिनेटली, है बिल्कुल इसमें। ऐसे ही है। मीडिया भी प्रमोट कर रहे हैं, और उसके अलावा ये कि रिजल्ट है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है। हम तभी, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैंने फील्ड यही चूज़ किया इसीलिए ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ इस हिसाब से। ये जो डार्क स्किन होती है, आपके ख्याल में ये भी खूबसूरत होती है और लोग इसको खूबसूरत समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं समझते। डार्क स्किन हमारे वो भी हैं हज़रत बिलाल, ठीक है, उनकी भी डार्कर स्किन टोन था, तो ऑब्वियसली हम नहीं, किसी उनको को तो था, लेकिन जो आजकल की जनरेशन आ रही है या आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो इस ब्यूटी चीज़ को, स्टैंडर्ड इनने डार्कर स्किन वाला अब नहीं रखा हुआ, तो इसमें अब हम कुछ कह नहीं सकते। हर बंदे ने अपना एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। बंदा वाइट है, ठीक है, चेक मार्क टिक हो गया। बंदे के पास आपके ये है ख्याल कि से ये जो डार्क स्किन होती है इसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, या उसके अपने दिल का एक वहम होता है, या वो इंसान की अपनी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अब तक फ़िलहाल बहुत सी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिनका डार्कर टोन है, ठीक है, बहुत सी इंक्लूड होती हैं इसमें। तो अब आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी का वो एक है, माइनॉरिटी है, तो इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपके पास कोई ये सेलिब्रिटीज़ भी ये जो इलाज वगैरह, मतलब आपके ये एस्थेटिक सर्विसेज हैं, ये करवाने आती हैं? डिफरेंट टाइप के इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। तो किसी सेलिब्रिटी में आपको लगता है देख के कि ये मतलब एस्थेटिक की सर्विसेज वगैरह लेती हैं? ऑब्वियसली लेती हैं। फिर उसको छुपाती भी हैं? अभी आपने वो नहीं देखी, वो जो वायरल हुई है लड़की बकरा बकरा खाते हुए कैसी हाँ जी, लगी? उसका आपने चेक नहीं किया? उसका एक लिप ऊपर है और उसका एक लिप नीचे को है, तो उसके वो फिलर्स नहीं डोली ठीक से फैशन हुए का हुए। भी इसी तरह का ही कुछ है सीन है। उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती, उसकी तो बहुत ज़्यादा सर्जरीज हुई हुई है, यहाँ पे फिलर्स हैं, और उसका बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में बात तो नहीं कर सकती। ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये जब इलाज करवाती हैं, सर्विसेज लेती हैं, तो ये छुपाती भी हैं उसको? देखिए, पता है क्या, एस्थेटिक का मतलब है कि हमने किसी बंदे को नेचुरली खूबसूरत बनाना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कर देना, वॉल्यूम दे देना, वो एक एबनॉर्मेलिटी है। मुझे लगता है कि शायद लोग ट्रेंड में आने के लिए इस तरह कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है, और मुझे लगता है कि वो अच्छा भी नहीं लगता। पाकिस्तान में जो आपके ख्याल से जो सोशल मीडिया है ये कितना हार्मफुल है इस चीज़ के लिए? लोगों को इस चीज़, मतलब सोशल मीडिया की वजह से लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, ये फिल्टर वगैरह देख के, फिल्टर तो की ये वजह सारी से मैंने चीज़ें। वही बात की, आप उस पर 100 फिल्टर लगाएंगे, और जब आप उससे, मैं कहती हूँ कि आप इतना फिल्टर लगाओ कि किसी बंदे से जब आप रियल में मिलने जाओ ना तो आपको शर्मिंदगी ना हो। नहीं, ये सोशल मीडिया खाली हार्मफुल है या डॉक्टर भी उसको प्रेशराइज करते हैं? मतलब जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो बताएगा ना कि आपका ये मसला, अगर आप इसको ठीक नहीं करवाओगे तो फिर ये बढ़ेगा, मतलब उसको इस तरीके से देखिए, हम परेशान करके कि नहीं, वो हम उसको लाजमी परेशान वो नहीं करेंगे, हम उसको परेशान नहीं करेंगे, हम उसको समझाएंगे, सारे इस हम तरीके उसको से एक कर होप रहे देंगे, हैं। ठीक है। देखिए, मेरे पास कोई एक्नी की पेशेंट आती है ना, तो वो बड़ी परेशान आएगी। भी मेरे पास स्टिल एक पेशेंट आ रही है, वो बहुत परेशान होगी, हम उसको ज़ाहिर है उसको होप देंगे कि ये चीज़ ठीक हो सकती है, ना परेशान हो। तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स इस तरह का कोई प्रेशर कर रहे हैं, इस तरह का नहीं रोल करते प्ले कर हैं। रहे अब हैं। आपके पास कोई भी कस्टमर आ जाए डेली के, अगर आपके पास 20 भी कस्टमर आए, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई कस्टमर ऐसा होगा जो सर्विसेज लिए बगैर चला जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का उसको इतने वो प्यार से समझाते हैं कि वो बंदा, अगला बंदा वो फिर देखिए, अब एक इस बंदा पे अपना ख्याल नहीं कर रहा, ठीक है, वो सेटअप में एंटर भी हो गया, तो ये हमारा फर्ज बनेगा कि हम उसको ट्रीटमेंट कोई दे के भेजें, और हम उसको बता के भेजें कि ये भाई आप में ये है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा, कोई कस्टमर आपके पास आ गया हो, ठीक है। उसको
उसका वहम हो, लेकिन वो आ गया हो और आपने उसको इस तरीके से गाइड किया हो, आपने उसको कहा हो कि अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपने खाली उसको। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी ये डबल चीन नज़र आ रही है, हम ऐसे करते हैं तो ज़्यादा फील होता है। लेकिन अगर हमें फील हो रहा होता है कि अगर वो थोड़ा वहमी है, उसको लग रहा है, ठीक है, अगर उसको लग रहा है तो हम उसको कहते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप इस साइड पे ना आ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे बटोरने की तरफ है कि भैया आपको कुछ भी नहीं है तो, लेकिन आप फिर भी ट्रीटमेंट करवा के जाएं, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब कोई भी पैकेज आप देते हैं अपने कस्टमर को, तो इसमें आप उनको आफ्टर एंड बिफोर वो ये भी चीज़ें दिखाते हैं, इसमें कितनी आप मिसलीडिंग करते हैं? मिसलीडिंग तो अपनी नहीं ईमानदारी से करते, बात ईमानदारी से बता रही हूँ। बिफोर लाइक कंसल्टेशन आप हम उनको रिजल्ट अपने दिखाते हैं ना? बिफोर तो एग्जैक्टली क्या वो मैंने मिरर आपके रखा हुआ है वहाँ आपके पे। जो कस्टमर होते हैं बिल्कुल। वो वही होते हैं, या मतलब कहीं से भी उठा के उसमें मिसलीडिंग करके कस्टमर को मतलब सेटिस्फाइड आपने करना होता है? नहीं, मैंने अपने पास वहाँ पे टेबल पे मिरर रखा हुआ है। बिफोर कंसल्टेशन मैं उसको सब गाइड कर देती हूँ कि अब आप जब ट्रीटमेंट के बाद उठेंगे आपको ये रिस्पॉन्स होगा। आफ्टर ट्रीटमेंट हम उसको शीशा दिखा के भेजते हैं यहाँ से। नहीं, वो तो आप शीशा दिखा के उसको भेजते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ जो आप उनको पिक्चर्स वगैरह दिखाते हैं पहले वाले कस्टमर्स की। पता है क्या, हम पिक्चर नहीं दिखाते, अच्छा कस्टमर की हम पिक्चर दिखाते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया हूँ एज अ कस्टमर बन के, बिल्कुल। मैंने आपके जो गूगल पे आपके वो रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, गूगल पे आपने जो पोस्ट वगैरह की हुई होंगी उसमें आपने अपने रिजल्ट बताए हुए होते हैं, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे आपने बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लगाई हुई होती हैं, ठीक तो है। क्या आप उसमें मिसलीडिंग नहीं करते? हम जो पेशेंट बिल पे ट्रीट हाथ रख करते के हैं, आपने बताना है। हम जो पेशेंट ट्रीट करते हैं हम उन्हीं की पिक्चर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और वही बिफोर आफ्टर हम पेशेंट को दिखाते हैं। उसमें लाइटिंग का कोई कमाल या कोई फिल्टर वगैरह आप? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या अगर लाइटिंग फिल्टर करना हो तो फिर हम यहाँ पे ना बैठे हो क्लिनिक में, फिर हम कोई और काम कर रहे हो। इसके अलावा ये जो बोटक्स होते हैं ये कितने सेफ हैं? बोटॉक्स अगर आप किसी अच्छे फिजिशियन से करवा रहे हो जिसका हाथ बहुत ही ट्रेंड है, फिर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, आपको पता होगा इसके बारे में। अब ये तो अब मैं अगर मुझे है या मैंने ये करवाना है तो मुझे कैसे पता कि डॉक्टर मैं कितनी एक्सपर्ट है? मुझे तो तब पता चलेगा ना जब मैं वो सर्विस लूँगा। एग्जैक्टली। तो ये पहले जानने के लिए डॉक्टर को जानने उसका क्या तरीका करा, जो आप कह रही हैं ना कि आप किसी अच्छे से करवाएंगे, वो अच्छा डॉक्टर हमें कहाँ से मिलेगा? जब आप एक अच्छे सेटअप में एंटर होते हैं, आप डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन कर लेते हैं, आपको वहाँ पे बैठे हुए सीट पे यहाँ पे बैठे हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डॉक्टर मेरे सामने जो बैठी हुई है कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो देन फिर पेशेंट चूज करता है कि यार मुझे इससे करवाना चाहिए आइदर या नहीं करवाना चाहिए। उसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर ठीक से ना हो, जैसे वो मैंने फिलर्स की बात की, उसके अलावा बहुत सी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आप ठीक से नहीं करते, जस्ट इमेजिन आप यहाँ का कर रहे हैं, ठीक है, बोटॉक्स आप ये लाइंस जो हमारी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको ख़त्म करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक से नहीं हुआ, बोटॉक्स बेसिकली मसल को रिलैक्स करता है, अगर ठीक से नहीं करते तो ये मसल रिलैक्स होकर आपकी ये आईब्रो नीचे भी आ सकती है, ठीक है, आपका एक लिप ऊपर हो सकता है, एक लिप नीचे हो सकता है, इतने साइड इफेक्ट्स हैं इसके। तो अगर ये इतने साइड इफेक्ट हैं तो फिर लोग करवाते क्यों हैं? एंटी एजिंग के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन बात वही है कि आपने अच्छा डॉक्टर चूज़ करना है, तब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नहीं तो बहुत ही मेडिकल ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। तो क्या आपको लगता है कि एक चीज़ जो कुदरती है उसको आप जब दोबारा उसको करते हो तो ये आपको लगता है कि ये करना चाहिए, मैंने वही या अगर बात की है कस्टमर कि आते हैं तो वो? बिल्कुल, मैंने वही बात की है कि अपना ख्याल रखें लेकिन एक लिमिट में रह के रखें, ठीक है, नेचुरल साइड पे रहें, आप इधर इतना आर्टिफिशियल ना जाएं और खुद को रियलिटी चेक दें और खुद पे सेटिस्फेक्शन खुद को लेके आएँ, खुद में आप जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं। क्या लोग इसके एडिक्टेड होते हैं बोटॉक्स वगैरह के? और डेफिनेटली जब एक दफ़ा आप करवा लेते हैं आप खूबसूरत लग जाते हैं, ठीक है, यंग लग जाते हैं, आप दूसरी दफ़ा 5 to 6 मंथ अक्सर होते हैं, अक्सर 1.5 या 2 साल भी बोटॉक्स चल अच्छे वाले करवाएं तो 1 से 2 साल आपके चल जाते हैं। जब वो दोबारा आते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट्स को होता है कि हम पहले इस तरह थे तो हम दोबारा से फिर करवाएं, फिर लोग एडिक्शन हो जाती है। फेस खराब हो सकता है? नहीं, खराब नहीं हो सकता, लेकिन आपको वही बात है कि एडिक्शन हो जाती है, आप बार बार फिर करवाना चाह रहे होते हैं। अच्छा, जो ये लेज़र करवाती हैं फीमेल्स, इसके लिए किस एज में ये है उनको करवाना चाहिए? आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी 16 to 18 की एज में आप करवा सकते हैं। तो आजकल तो बहुत यंग लड़कियां ये 12-13 साल लेज़र तो आजकल सैलून में भी लोग कर रहे हैं और लोग करवा भी रहे हैं। मुझे उन लोगों पे हैरत होती है जो जाके करवाते हैं जबकि उनको पता होता है कि हम सैलून पे जा रहे हैं लेज़र करवाने, तो मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ से इतना लेके आते हैं हिम्मत कि हम एक सैलून पे जा रहे हैं लेज़र करवाने। और बहुत से उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है या ये सोशल मीडिया के आजकल बार बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, लोग आजकल प्राइस देख रहे हैं। पेशेंट आते हैं ना, वो कहते हैं आप लेज़र
कितने का करते हो, वो एक उन्होंने ना इस चीज़ को एक समझ लें कि बस एक सर्विस बना ली है कि हम लेज़र करवा रहे हैं, आप अच्छा आप सस्ता करते हैं, चलो हम इससे करवा लें। वो ये नहीं देखते कि हम किसी अच्छे बंदे से करवाएं लेज़र जाके, ठीक है। किसी अच्छे बंदे से, या उसमें कोई सस्ता और महंगा लेज़र कुछ में चीजें भी लेज़र में उसमें? बहुत एक्सपर्टीज चाहिए आपको, ठीक है। लेज़र की हम जो कैसे? एनर्जी सेट करते हैं ना, अगर आप अच्छी एनर्जी नहीं सेट करते ना, पेशेंट को रिस्पॉन्स भी नहीं आता और बर्निंग के बहुत चांस होते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर हीट होती है, एक प्रॉपर लाइट होती है, जो कि जिस बंदे को एज अ टेक्निक आप समझ लें कि आपको नई मशीन लेते हैं ना, उसको आपको ऑपरेट भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसको ना रिजल्ट आएगा, उल्टा साइड इफेक्ट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो PRP ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल। ये क्या होता है और इसका फायदा क्या है? PRP का एब्रीवेशन है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, जो कि कोलेजन की प्रोडक्शन करवाता है, और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और नेचुरली एंटी एजिंग के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये टेम्परेरी रिजल्ट देता है नो या नो नो, permanent? ये टेम्परेरी रिजल्ट नहीं देता। मैंने इसलिए आपको बताया कि ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो कि आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन करवाता है। और नेचुरली जब ये आपका किस एज में करवाना चाहिए? ये आप तकरीबन 25 के बाद करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एजिंग आपको हल्की हल्की 30s में या 25 के बाद वाली एज में आप जल्दी करवाना स्टार्ट कर दे तो बेहतर है। कोलेजन की प्रोडक्शन होती है, और कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, वो नेचुरली प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी एंटी एजिंग होती है, और ये दोबारा से नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। आपके नज़दीक जो ओवर रेटेड ट्रीटमेंट है वो क्या है? ओवर रेटेड ट्रीटमेंट जी, बोटॉक्स फिलर्स ही हैं। जो खवातीन को, आप अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे आप खवातीन को मना करें, बोटॉक्स तो वो फिलर्स नहीं ही हैं। करवाना बोटॉक्स चाहिए? फिलर्स नहीं करवाने चाहिए। टोटली आपके फेस के फीचर्स चेंज हो जाते हैं और बहुत ही अननेचुरल ट्रीटमेंट है। कोई ऐसा, ये जो आप, हमने ये वाइटनिंग इंजेक्शन की भी बात की थी, क्या ये आप अपने घर वालों को भी रिकमेंड करती हैं, या अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को आप रोकेंगी? नहीं नहीं, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगी, अगर उनको नीड होगी तो मैं करूंगी। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जो ग्लूटाथायोन है ना, वो सिर्फ वाइटनिंग के लिए नहीं है। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि वो डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। मैं भी लगवा सकती हूँ, आप भी उसको लगवा सकते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल्स हैं, वो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। 6 to 7 मंथ्स के लिए आप भी उसको लगा सकते हैं, ठीक है। सही। और ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, ये आम तौर पे किस एज में लोगों को आना चाहिए, ये स्टार्ट करवाना चाहिए? मुझे तो लगता है आफ्टर प्यूबर्टी ही करवाने चाहिए, क्योंकि एक्नी भी प्यूबर्टी में ही होती है, लेज़र ट्रीटमेंट भी प्यूबर्टी में होते हैं। बोटॉक्स फिलर्स जो होते हैं वो एंटी एजिंग जब होती है 30s में होती है तब होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 18 तक होना तो चाहिए। ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है, ये वैसे सेफ है? एक हद तक, सब की बात नहीं करूँगी, जैसे कि अगर ये सेफ है तो छुपाते क्यों हैं? किस चीज़ को? मतलब ये जो ट्रीटमेंट करवाते हैं एस्थेटिक, वो हाँ छुपाते हैं। हाँ। यहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान में लोग बताना नहीं चाहते कि वो खूबसूरत क्यों नजर आ रहे हैं। नहीं, मतलब ये जो आप जब अपने एड्स होते हैं उनमें ये इसके जो रिस्क होते हैं वो आप नहीं बताते, आप उसमें इसके जो फवायद होते हैं वो बताते हैं, रिस्क आप क्यों छुपाते रिस्क हैं? जो लोग करते हैं अगर वो नहीं दिखाते तो वो उनकी, और रिस्क मुझे नहीं लगता कि छुपता भी है। अगर किसी का रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है तो डेफिनेटली उस क्लिनिक का आ जाता है सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है। डॉक्टर साहब, आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया है कि जिसने आपसे सर्विसेज लेके, सेशन लेके, उसके बाद आप पे कोई गुस्सा किया हो, मतलब कोई उसमें ठीक से वो सेटिस्फाइड ना हुआ हो, या उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे आई हो? इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, यहाँ की बात नहीं है इस क्लिनिक की, लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक थी, मैं यही सबको बोलूँगी कि डॉक्टर्स को मशवरा दूंगी कि जब आप कंसल्टेशन करते हैं तब आप अच्छे से कंसल्टेशन करें, लोगों को पता हो। वहाँ पे ये था कि उनकी कंसल्टेशन एक डॉक्टर ने की थी, उनका मैं नेम नहीं लूँगी, लेकिन ये था कि उनका हाइड्रा रिकमेंड किया गया, और पेशेंट को ये था कि हाइड्रा से मेरी छाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, मैं वाइट हो जाऊँगी। और तीसरे चौथे दिन के बाद उसने काफ़ी मैसेजेस भेजे थे कि आपने हमारा हाइड्रा किया, कैसा फील हुआ था आपको तब? हमारे लिए तो बस था, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, तो मुझे इतना नहीं था। बाकी ये था कि डॉक्टर के साथ, डॉक्टर को ये था कि ऑब्वियसली कंसल्टेशन अच्छी से नहीं हुई थी, तो पेशेंट को नहीं पता था, उसकी एक्सपेक्टेशंस कॉमन होती। मिस्टेक जो पेशेंट के आपके नज़दीक क्या है? आफ्टर केयर नहीं करते। हम ट्रीटमेंट के बाद जो उनको बताते हैं ना वो नहीं करते। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। एक लेज़र का पेशेंट था, मेल था, उसको हमने करवा के भेजा और उसको हमने बोला कि आपने हीट से अवॉइड करना है, सन से अवॉइड करना है। अगले दिन उसने जाके तंदूर पे रोटियां लगाई, और उससे अगले दिन वो मुंह जला वाले के आया कि मेरा मुंह जल गया। फिर हमने उससे पूछा कि क्या किया, पहले मान नहीं रहा था, फिर उसने बताया कि मैं काम करता हूँ तंदूर का, मैंने रोटियां लगाई हैं, और इस तरह उसका सारा फेस। आपको लगता है कि ये जो एस्थेटिक फील्ड है, ये अब एस्थेटिक फील्ड में ये एक बिजनेस बन चुकी है? एक हद तक बन चुकी है, क्योंकि बहुत से ऑनर्स ऐसे हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, स्टिल वो खोल के बैठे हुए हैं, क्लिनिक्स वगैरह रन कर रहे हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर जो हैं वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए वो ओवर ट्रीटमेंट भी करते हैं? ये अच्छी बात है,
कि अगर आप नहीं, किसी का ओवर ट्रीटमेंट का उसको जरूरत ही नहीं है तो नहीं, आप अच्छा उस हिसाब से करें। नहीं नहीं, ये पहले हमारी बात हो चुकी है। आपने बोला है, पहले भी आपने सवाल पूछा था कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देते हैं। मैंने बता दिया था कि अगर हमें लग रहा है कि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है हम करते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते, जस्ट कंसल्टेशन करते हैं। जो इन्फ्लुएंसर स्किन प्रमोट करते हैं पेड, वो भी उसमें काफ़ी चीज़ें छुपा लेते हैं। कि कैसे, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। जब आप इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हो अपने पास, बिल्कुल वो आप अपनी प्रमोशन करवाते हो, बिल्कुल। तो वो क्यों जो है आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं वो छुपाते हैं? उसको आप उनको आप कहते हैं या उसकी क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है? हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू नहीं करते मार्केटिंग। मतलब आपकी जो कम्युनिटी है वही कर रही है ना? ये वो तो मैं कर कह रही रहा है कि आप कर डेफिनेटली। रही हैं। पता है क्या, आजकल हर दूसरा बंदा इन्फ्लुएंसर्स को बुला के अपनी जो भी है अपना बिजनेस को प्रमोट करवा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अब आवाम को पता लग जाना चाहिए कि सारा स्कैम है। अगर इन्फ्लुएंसर कोई आपकी मार्केटिंग कर रहा है तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर को उन्होंने पे किया हुआ है और वो जस्ट उनकी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा अवॉइड करें अगर वो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं इसी तरह, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं लेकिन लोगों का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में फेक डॉक्टर का मसला कितना है? मैं इस बारे में मैं बात नहीं करूँगी। क्यों नहीं करेंगे? बहुत से डॉक्टर्स बुरा मना जाएंगे। नहीं तो जब आपको नहीं अब लगता मेरी कि एक एस्थेटिक चीज की जो फील्ड ही, अब आप देख लें कि मैंने आपको बताया है कि डीपीटी, फार्म डी, रेडियोलॉजिस्ट, इसका मतलब आप अपनी कम्युनिटी के लिए आप कुछ भी चीजें आप छुपा लेंगी? नहीं, मैं छुपा नहीं रही, लेकिन बात सबको पता है, सबके सामने खुली है, हर बंदे को पता है कि तो क्या फिर चल रहा आप है। क्यों नहीं बता रही? मैंने बता दिया है, बहुत तो से फिर आप डीपीटी, क्यों कह रही फार्म हैं कि डी, मैं छुपा, बहुत से, मतलब मैं नहीं मैंने बता नाम नहीं सकती? मेंशन किया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कि डॉक्टर बने हुए आपको हैं। लगता है लोग डॉक्टर से ज्यादा अब यूट्यूब पे भी इंसार करते हैं? हाँ जी, मेरे पास कल पेशेंट आई थी, वो कह रही थी हमने सिर्फ कंसल्टेशन करवाया, बाहर आके कहती हैं हमने जस्ट प्राइस पूछना है, फिर भी अंदर आ गई कंसल्टेशन करवाने, फिर कहती हैं उनने आते साथ बैठते साथ बात की, हम सारा सर्च करके आए हैं, हमने सिर्फ केमिकल पील करवानी है। मैंने कहा आपको रिकमेंड किसने की है, आपको नीड है भी है या नहीं? जब मैंने देखा तो उसको नीड नहीं थी केमिकल पील। इसकी वजह आप क्या समझती हैं कि डॉक्टर की जो कम्युनिकेशन थी वो फेल थी, उसमें गैप है या? नहीं नहीं, वो यूट्यूब से देख के आई थी कि मुझे ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और वो डायरेक्ट करवाने आई थी, ट्रीटमेंट पूछने नहीं आई थी। नहीं, ये भी तो होता है ना कि वो डॉक्टर के पास डायरेक्ट आ सकती हैं, लेकिन अब डॉक्टर को छोड़ के जो यूट्यूब पे जाता है या ये जो देसी टोटके अपनाते हैं, ये आपके नज़दीक कितने ख़तरनाक हैं या इसके फ़वाइद हैं देसी क्या हैं? टोटके आर टोटली हार्मफुल। बहुत से टोटके हैं, लोग लेमन लगाते हैं अपने फेस पे, वो बेकिंग लेमन का सोडा। स्वाद, ये लेमन लगाना फेस पे, ये आपके ख्याल से इसका फ़ायदा है या बहुत साइड नुकसान है? इफेक्ट है। लेमन की एक डिफरेंट पीएच है, आपकी स्किन एक डिफरेंट पीएच है। जैसे ही आप लेमन तो लगाते हैं, आजकल हर दूसरी फीमेल जो है वो ये लेमन लगा अब तो रही मुझे है। लगता है कि इस तरह नहीं है, अब नहीं, लोगों को इतनी अवेयरनेस है कि इस तरह के टोटके वगैरह नहीं करते, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो अपनी स्किन का सत्यानाश कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर कोई ऐसी हैबिट जो आपने डॉक्टरों में से आप कहें कि ये चेंज होनी चाहिए? बस अपने पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट दे दें। कोई अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो उसको उठा के कार्बन लेज़र ना दे दें, जो उसका बन रहा है ट्रीटमेंट आप उसको वही रिकमेंड करें। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि हमें कहते हैं हमें ये मसला था, उस डॉक्टर ने हमें ये रिकमेंड किया, तो काइंडली इस चीज़ से सबसे अवॉइड बुरी करें। जो स्किन केयर मिस्टेक है जो आपको बुरी लगी हो? मैंने आपको कोई आपके पास क्लाइंट आया हो तो आपने उसको समझाया हो, लेकिन उसने जो स्किन की केयर है वो उस हिसाब से नहीं की तो और आपको इतना बुरा लगा हो? लोग रेटिनोल का बहुत बेतहाशा यूज़ कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि हमने किस तरीके से यूज़ करना तो है। जब आप अपने क्लाइंट्स को कहती हैं कि ये आपने करना और वो उस पर नहीं मतलब अमल करते तो आपको बुरा लगता है? डेफिनेटली हमें बुरा लगता है और पेशेंट को इस चीज़ पे करना चाहिए कि इस वजह से किसी पे गुस्सा भी आपने किया है कि नहीं? हाँ, अगर पेशेंट आपका प्यार से नहीं मानता तो डेफिनेटली हमें गुस्सा करना पड़ता है और हम उनकी बेहतरी के लिए ही कहते हैं कि आपको ये चीज़ स्ट्रिक्टली करनी चाहिए फॉलो। तो आजकल की जो यंग जनरेशन है, नौजवान है, उनके लिए कोई गोल्डन वर्ड, उनके लिए आप क्या मिस्टेक मतलब स्किन के रिलेटेड आप देंगे? मैं उनके लिए यही दूँ, स्किन के रिलेटेड उनको यही बोलूँगी कि जैसी आपकी स्किन है अपने में एक्सेप्टेंस लाएं। अगर कोई आपको स्किन का मसला है जो कि आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, स्किन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। अदरवाइज़ ये इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को देख के इनके पीछे ना भागें। आप इनके पीछे भागते जाएंगे और बस इसी तरह ही आपका एक साइकिल चलता रहेगा। आखिर में एक रैपिड फायर है, मैं आपको कुछ एक्ट्रेस के नाम बताऊंगा, आपने उनको 10 में से उनकी स्किन को देख के आपने उनको 10 में से 10 नंबर देने। ठीक है। सबसे पहले महविश हयात। महविश हयात 9 मुझे अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत है। उनने करवाए हुए लिप फिलर्स उनके हैं लेकिन उनके फीचर्स माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और स्किन भी अच्छी है। मायरा खान वो भी फेक ही है, उनका फेस, उनके लिप फिलर्स हैं लेकिन स्टिल शी इज़ ब्यूटीफुल। सजल अली।
सज्जल अली नेचुरल है और खूबसूरत है, उसकी स्किन भी काफ़ी अच्छी है। हानिया आमिर। हानिया आमिर को तो 10/10 ग्लास स्किन है उसकी ओवरऑल, और फीचर्स भी खूबसूरत हैं उसके। इसके अलावा वो एक है उर्वा हुकैन। उर्वा हुकैन वो भी नेचुरल है उसके, वो बहुत ही टोटली नेचुरल है, वो जो हमारी एक्ट्रेस हैं, और उनको भी 10/10। अब आगे है, आपने किसी एक को चूज़ करना है। अच्छा सियासतदानों के नाम लूँगा। अच्छा, शेख रशीद, मौलाना फजल रहमान। मैं सही बात बोलूँ, मुझे सियासतदानों के नाम नहीं आते। नहीं, नाम तो मैं आपको बता रहा हूँ मुझे ना। आपने उनमें से लिटरली चूज़ एक को करना है। मुझे पॉलिटिक्स का नहीं आइडिया इतना। तो किसी एक को आप चूज़ कर लेना। शेख अच्छा। रशीद, मौलाना फजल रहमान। शेख रशीद। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज। डेफिनेटली बिलावल भुट्टो, वो बचपन से मुझे अच्छा लगता है। उसकी क्या वजह है? बस वैसे ही उसका एक्सेंट अच्छा लगता है, और ओवरऑल बचपन से मेरा उस पर क्रश रहा है। जी कमाल क्रश है आपका। जी। इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी या फिर शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी। नवाज शरीफ या असफ जरदारी। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ या फिर मौलाना सराजुल हक। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ या इमरान खान। नवाज शरीफ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। वेलकम। अच्छा व्यूअर्स, आपने आज का पॉडकास्ट देखा, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पॉडकास्ट हमारा जो है डॉक्टर साहबा के साथ था, ये आपको अच्छा लगा है तो इसको आपने लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।